नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का जो कि क्लास 6 का दोस्तों ये साइंस का सेशन चल रहा है। तो दोस्तों इसमें हम लोग चैप्टर 3 तक पढ़ लिए थे। तो दोस्तों आज ये हमारा चैप्टर 4 है, जो चैप्टर का नाम है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों इस बुक में दोस्तों क्लास 6 होने के कारण यहाँ पर आपको हर चीज़ एकदम बच्चे जैसा समझाया गया है। इसे दोस्तों बाहरी दुनिया से रिलेट किया गया है, आपको क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। छोटी छोटी वस्तुओं को, हर एक दोस्तों वस्तु की ध्यान रखी जाएगी। तो इसलिए दोस्त आप बच्चा बन के ही समझने का प्रयास कीजिए। होशियार बनिएगा तो इसे आप समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर होशियार बनने के चक्कर में पड़िएगा, सिर्फ डाटा के चक्कर में, तो आपको इसमें से सिर्फ आप डाटा के चक्कर में रह जाइएगा, क्योंकि आपका जो दिमाग का इन्फ्लेशन है दोस्तों वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा नहीं और आपका जो समझ विकसित दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप पेशेंस बनाकर वीडियो को देखिए और दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है हमारा है कि वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर के दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर ये 4 है और दोस्तों 4 से ही अब धीरे धीरे आपको ले जाएगा। यहाँ 4.1 करके बताया, उसके बाद 4.12, फिर वहाँ से दोस्तों अगर उसे ज़रूरत पड़ा तो 4.2 के 1 कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपको डिवाइड करते जाएगा। तो आइए वस्तुओं के समूह बनाना के जो हमारा पहला इसमें से टॉपिक निकल रहा है कि 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो दोस्तों हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत ही अधिक विविधता होती है। यानी कि दोस्तों जो हम भोजन करते हैं और जो वस्त्र पहनते हैं उसमें बहुत सारी दोस्तों अलग अलग आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल पत्थर और दोस्तों बहुत सी अन्य वस्तुओं को देखते हैं। दोस्तों इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ जो होती है इसे दोस्तों रंग अथवा गुण के भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जो भी इसमें से आपको आकृति बताई गई है कि एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों, उसमें से आपको उसका रंग भी अलग रहेगा दोस्तों और उसका गुण भी अलग रहेगा। सभी का अपना अपना कार्य करने की क्षमता अलग अलग रहेगा। तो आइए देखते हैं फिर दोस्तों कि अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। और हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे कि रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कांच और दोस्तों सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसमें सब संतरे तथा घोड़े जैसी वस्तुएं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम अपनी वस्तुओं पर अगर दोस्तों ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों चित्र के माध्यम से दोस्तों वस्तुएं दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर की जो वस्तु एग्जाम्पल में दिया गया था वह यहाँ पर सारे वस्तु दिखाया गया है। तो दोस्तों यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो जिन्हें खाया जा सकता है तथा तब हम इस सूची में उन सभी आपकी जो मध्य मध्य मतलब होती है वस्तुएं को सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी से दोस्तों 1.1, 1.2, 1.3 से सूचीबद्ध किया था। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं को सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित है। यानी कि जो हम लोग दोस्तों सूची बनाए थे 1.1, 1.2, 1.3 में दोस्तों अध्याय 1, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप अध्याय 1 का वीडियो देखिए, तब आपको चीज़ें और दोस्तों क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों उन सभी के वस्तुओं को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। यानी कि ये चाह रहा है दोस्तों कि एक जो प्लास्टिक होता है उस वस्तु को दोस्तों एक समूह बनाना, यानी कि ग्रुप बनाना, कि उस प्रकार के जितने भी वस्तुएं हैं दोस्तों वो हमें प्लास्टिक की वस्तुएं मिल जाए। और बाल्टियाँ तथा लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नालियाँ तथा इसी प्रकार के बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं को समूह बनाने के बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में जिन आकृतियों तथा पदार्थों से बनने के दोस्तों आधारों में बांटा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर की दोस्तों जो वस्तुएं हैं अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। यानी कि दोस्तों जो हमारे चारों पदार्थ की आसपास यदि आप पदार्थों को देखते होंगे तो वहाँ पर जो वस्तुएं होती है वो एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। ये पदार्थ आपके कांच के भी हो सकते हैं, धातु भी हो सकते हैं, या आपके प्लास्टिक हो सकते हैं, लकड़ी हो सकते हैं, या दोस्तों रुई या कागज या पंख तथा
मिट्टी यानी कि मृदा भी दोस्तों हो सकते हैं। तो क्या आप पदार्थों के और भी अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? दोस्तों यदि आपके मन में ऐसा उदाहरण विचार में आता है तो आप सोचिए। यदि आप सोचते हैं तो आपका दोस्तों धीरे धीरे जो कि समझने की दोस्तों क्षमता है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुओं को कक्ष या कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि यदि हम विद्यालय से संग्रहण करते हैं दोस्तों या घरों से, तो दोस्तों हमें विद्यालय से चौक मिल सकता है, पेंसिल, नोटबुक हमारे पास है दोस्तों, रबड़ भी आपके, डस्टर दोस्तों विद्यालय से प्राप्त हो सकता है, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए की आरा दोस्तों, ये कुछ प्रकार की आपकी वस्तुएं थी। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो बैट जो हम लोग दोस्तों जो बल्ला होता है जिससे खिलाड़ी द्वारा दोस्तों खेला जाता है, वहीं दोस्तों माचिस की डिब्बी और नमक एवं आलू हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हमें केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष के दरवाजे, ट्रैक्टर और दोस्तों सड़कें हो गई आपकी। वहीं दोस्तों इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए, यानी कि जो आप संग्रहित वस्तुएं किए हैं इनको आप अलग अलग कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार यदि आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं, इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है दोस्तों तथा दूसरे समूह की वस्तुओं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को दोस्तों पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो खाना बनाने वाली आपकी वस्तुएं होती है दोस्तों उन्हें हम पृथक कर सकते हैं। तो ये आपको समूह बनाकर फिर उसे अलग अलग भागों में बांटने का कह रहा है, जिससे आप दोस्तों आपसे ही ये करवाना चाह रहा है कि आप इसको छांटिए कि आपके दिमाग में कौन सी ऐसी व्युत्पत्ति उत्पन्न होती है कि आप सोच सकते हैं कि क्या ये वस्तुएं धातु की बनी है या प्लास्टिक की बनी है या कागज की बनी है या मृदा की। तो इस प्रकार ये आपसे करवाना चाहता है, आपके ही माध्यम से या आगे आपसे क्रियाकलाप के माध्यम से ऐसी बातें करवा सकता है। तो दोस्तों आइए अब हम सब कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक सूची जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें से जितनी वस्तुएं संभव है इन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना और कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है, यानी कि दोस्तों जो आप वस्तुओं को एकत्रित किए हैं उसे दोस्तों पता लगाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रकरण में पदार्थों के पहचान के लिए अपने मित्रों से या अपने शिक्षक या अभिभावकों से दोस्तों विचार विमर्श या आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों वस्तुएं तथा पदार्थ से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर सारणी 4.1 में दिया गया है कि प्लेट या जो थाली है ये इस्पात के बन सकते हैं, कांच या प्लास्टिक या अन्य कोई चीज हो गए दोस्तों। वहीं दोस्तों जो पेन है ये प्लास्टिक या धातु के आपके बनाए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बूझो है ये दोस्तों एक बूझो है जो कि अभी कार्टून के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों ये जो बूझो है ये जानना चाहता है कि हम अपने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग अधिक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप 2 के माध्यम से आपको कुछ समझाने का ये प्रयास करेगा। दोस्तों सारणी 4.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं सारणी 4.2 की कुछ दोस्तों वस्तुओं को। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सारणी 4.2 में कि समान पदार्थ से बने विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, जैसे कि लकड़ी एक दोस्तों यहाँ पर पदार्थ हो गया, और इससे दोस्तों बनी हुई जो वस्तुएं हैं ये आपकी कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकता है, हल हो सकता है, बैलगाड़ी हो सकती है और इसके पहिए भी हो सकते हैं। वहीं दोस्त अगर हम बात करें कागज से बने वस्तुओं की, तो ये कुछ वस्तुएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है, जैसे कि पुस्तक हो गया, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र हो गया, खिलौना या कैलेंडर हो गया। दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 3 दोस्तों
ब्लैंक जगह दिया गया है जिसमें से आपसे पूछना चाहता है कि चमड़े से बनी हुई वस्तुओं के जो पदार्थ है उन्हें आप यहाँ पर भरिए, या प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को यहाँ पर आप फुलफिल कीजिए, और रुई से बनी हुई वस्तुओं को भी यहाँ से फुलफिल कीजिए, जो कि दोस्तों कल ही हम लोग चैप्टर 3 में रुई के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको भरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को दोस्तों अपना उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों 4.2 में कुछ सूची दी गई थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में दोस्तों जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली, यानी कि आप जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं वस्तु, उनके बारे में आप विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी हुई है, और उन्हें कॉलम 2 में आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, जो कि वस्तु उसमें दोस्तों खाली दी गई थी। तो आप कमेंट के माध्यम से उसे दोस्तों आप डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको लगेगा कि डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों धीरे धीरे ही किसी चीज़ को आपको आदत पड़ेगी और दोस्तों आप बेहतरीन की ओर बढ़ते चले जाइएगा। जैसे ही दोस्तों आप क्लास 7 में जाइएगा तो इससे थोड़ा सा कठिन मिलेगा, 8 में जाइएगा तो और थोड़ा कठिन मिलेगा, 9 10th में दोस्तों जाते जाते आपको चीज़ों को या जो शब्दों को मेल होता है उसे आपको समझने और परखने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बच्चा बन के एकदम चीज़ों को दोस्तों आपकी जो बाहरी दुनिया है उससे को रिलेट कीजिए, एक दूसरे को देखिए और उसे सोचिए और समझिए और उसके बारे में सोचिए, तब जाकर आपको ज़्यादा एनसीईआरटी की किताबें समझ में आएगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इन सारणी से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कोई ढंग से समूहों में रखा और इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर का वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। तो दोस्तों ये समूह में आपको रखवा दिया है जो कि 4 वस्तुएं थी, और फिर हमको पता चला कि जो वस्तुएं हैं ये तो विभिन्न पदार्थों की बनी हुई है। यानी कि दोस्तों इस चैप्टर में जो मेन कीवर्ड है दोस्तों उस पर हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि पदार्थ क्या होते हैं। इसे आप पकड़िए कि हर चैप्टर का एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड से ही दोस्तों सारे चैप्टर के बारे में आपका दिशा निर्देश या लिखित तौर पर दिया जाता है। तो ये आपके समझ विकसित करना चाहता है पदार्थ की ओर, आपको ध्यान को आकर्षित करना चाहता है। आप अभी तक थोड़ा सा भी सोचे होते तब समझ गए होते कि ये जो भी दोस्तों इसका आपका नौटंकी यहाँ पर चल रहा है, कैसे वस्तु बनाना है, ये इकट्ठा करना है, यहाँ से लाना है, ये लकड़ी का लाना है तो कागज़ का लाना है, वाई क्या, ये सब दोस्तों जितने भी है ये आपको पदार्थ बनाने की ओर इंगित कर रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा वहाँ पर आपको पदार्थ बता देगा कि इस तरीक़ा से हमने पदार्थों को देखा है और समझा है। तो दोस्त आप इसे आराम से एकदम समझते चलिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इन सारणियों से हमें पता क्या चला, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आगे। दोस्तों वस्तुएं जो होती है एक ही पदार्थ की बनी होती है। जो दोस्तों वस्तु होती है वो एक ही पदार्थ की बनी होती है। जैसे में यदि कोई वस्तु मान लीजिए कुर्सी है तो दोस्तों वो आपकी दोस्तों अगर प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक का ही बना रहेगा। वहीं दोस्तों ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु के कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब ये दोस्तों बूझो जो है जानना चाहता है कि ये कैसे निश्चित किया जाता है कि दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये कैसे जान लेंगे कि कोई वस्तु बनाने के लिए यदि आपको कच्चा माल दे दिया जाएगा तो आप कैसे पता कीजिएगा कि उस वस्तु को क्या बनाना है। तो वहीं ये कहना चाह रहा है। तो आगे दोस्तों जो होता है वहीं हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है, तो जिसे 4.2 में इसे नाम दिया गया है पदार्थ का गुण। यानी जब तक आप गुण नहीं जान पाइएगा तब तक आप वस्तुओं को नहीं बना सकते हैं। तो 4.2 के दोस्तों अब हम लोग बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े क्यों नहीं बनाया जाता। दोस्तों यदि आप अभी ये तो 6 क्लास का है दोस्तों, यदि आप अभी हो सकता है दोस्तों मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन दोस्तों कर लिए होंगे, ये भी बच्चा दोस्तों 6 7 8 या 9th का भी दोस्तों है। तो क्या आप दोस्तों ये बोर्ड के एग्जाम देने के बावजूद क्या आपने जानने का प्रयास किया है कि ये जो गिलास होते हैं ये कपड़े के क्यों नहीं बनाए जाते। तो दोस्तों अध्याय 3 जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि कपड़े के दोस्तों टुकड़ों के साथ में जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। दोस्तों यदि आप चैप्टर 3 पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप उसे जाकर एक बार दोस्तों पढ़ लीजिए। और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं।
तो इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास जो होता है बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद यानी काफ़ी दोस्तों ये हंसने वाला प्रतीत नहीं होता है। और दोस्तों गिलास बनाने के लिए हमें कांच या प्लास्टिक अथवा धातु या कोई दोस्तों ऐसे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो दोस्तों उस पदार्थ के गुणों का उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के आपके प्रयोजन पर निर्भर करता है। वहीं दोस्तों अतः पदार्थ के वे सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। मतलब दोस्तों यहाँ जानना चाह रहा है कि पदार्थ के वो सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग को और ही महत्वपूर्ण बना देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से उसके और गुण हैं जो उसे और ही आकर्षक बनाते हैं और उसके उपयोग में लाने के लिए दोस्तों सरल हो जाता है। तो दोस्तों पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा जो होता है वो तांबे अथवा एल्युमिनियम से आपको भिन्न दिखाई देता है, माने अलग दिखाई देता है। परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम की कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रियाकलाप 3 देखेंगे जो कि आपको क्रियाकलाप करके भी आपको बताएगा। तो आइए देखते हैं। तो विभिन्न पदार्थ के गत्ता हो गया, आपके लकड़ी हो गया, तांबे का तार हो गया, एल्युमिनियम की दोस्तों सीट हो गई या चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली आपको दिखाई पड़ती है? तो चमकीली पदार्थों की एक समूह में आप पृथक कर सकते हैं यानी कि अलग कर सकते हैं। इन दोस्तों 4 चीज़ों में जो आपको चमकीली दिखाई दे रहा है उसे आप अलग कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके शिक्षक जो होते हैं प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें। ताजे दोस्तों काटे पृष्ठ को ध्यान से देखिए कि 4.3 में आपने क्या पाया। अब दोस्तों इन पदार्थों में से कुछ ताजे आपके कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूहों में आप सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.3 में जो दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों धातुओं के टुकड़े को उनकी धुती देखने के लिए काटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, एक यहाँ पर वर्ड आया है धुती, तो दोस्तों इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा कि धुती क्या होता है। बस आपको पेशेंस बनाकर रखना है। तो दोस्तों क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी तो दोस्तों यहाँ पर धुती का मतलब होता है चमक। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो धुती या वर्ड आया है ये चमक आया है, क्योंकि जब भी दोस्तों हम एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही वर्ड डाल दिए जाते हैं जो आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो यहाँ दोस्तों चमक ना डाल के आपको धुती डाल कर दे देगा कि कौन से इसमें धुती वस्तुएं हैं। तो आप सोचते रह जाइएगा कि धुती क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि धुती मतलब होता है चमक। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए, और ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कीजिए। और वहीं पर दोस्तों साथ में धुतिवान तथा धुतिहीन। धुतिवान मतलब जिसमें दोस्तों धुति है, धुतिहीन मतलब उसमें धुति नहीं है यानी चमक नहीं है। तो दोस्तों पदार्थों की सूची बनाइए और काटने के साथ साथ आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमोल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धुतिवान है अथवा नहीं है। तो दोस्तों पदार्थ जिनमें से इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। यानी दोस्तों जिस प्रकार पदार्थ में आपकी धुती होती है यानी कि चमक होती है यानी कि धातु होते हैं। यानी कि दोस्तों धातु का हमारा यहाँ पर पहला गुण मिल गया कि धातु जो होता है ये चमकीला होते हैं यानी कि चमक होते हैं धातु में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो पदार्थ का हमारा पहला आपका गुण मिला वो दोस्तों यही मिला कि पदार्थ जो होते हैं धुती होते हैं यानी कि चमकीला होते हैं। तो दोस्तों लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अथवा सोना ये धातुओं के उदाहरण है। तो दोस्तों यदि आप लोहा देखे होंगे, तांबा देखे होंगे, एल्युमिनियम और सोने दोस्तों आप देखे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो धातुएं होती है ये चमकीली होती है। यानी कि दोस्तों अगर इसे हम सूर्य के प्रकाश में यदि रखते हैं तो दोस्तों इसमें धीरे धीरे आपकी चमक दोस्तों दिखने को मिलती है। और दोस्तों कुछ धातुएं जो होती है वो बहुधा अपनी चमक खो देती है, यानी कि दोस्तों उसे हम धुतिहीन कहते हैं, यानी वो निष्प्रभावी हो जाती है और दोस्तों धुतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वाई
तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि द्युतिहीन होने का कारण क्या है। तो दोस्तों द्युतिहीन होने का कारण है कि आपके दोस्तों वायु तथा नमी की अभिक्रिया होना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पदार्थ था हमारे यहाँ लोहा दोस्तों या तांबा हो गया। तो दोस्तों यदि हम इन पदार्थों को यदि वायु के संपर्क में अथवा नमी के संपर्क में ला दे दोस्तों, तो यहाँ पर वे अभिक्रिया करने लगते हैं दोस्तों, और अभिक्रिया करके दोस्तों वे द्युतिहीन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। यानी कि दोस्तों जो आपके एकदम ताजा दोस्तों जो पदार्थ रहेगा यानी कि धातु रहेगा, उसी में दोस्तों आपकी धुती दिखाई देगी, यानी कि चमक दिखाई देगी दोस्तों। जो धातु दोस्तों आपके वाई एंड दोस्तों आपकी नमी के संपर्क में आ गई है, उसमें आपको यहाँ पर चमक नहीं दिखाई दे देगी। तो दोस्तों जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण किए होंगे, तो दोस्तों धातु के छड़ों को ताजे दोस्तों कटे पृष्ठों को देखने का आप प्रयास करें और देखें कि उनमें धुती है अथवा नहीं। यदि दोस्तों आप छड़ यदि देखे होंगे या लोहार के पास यदि आप गए होंगे, या दोस्तों जो वर्कशॉप पर जहाँ काम चलता है, तो वहाँ पर जिसे काटा जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर एक प्रकार की आपको चमक दिखाई दिया होगा। दोस्तों यदि घर वगैरह बनता है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि जो छड़ दोस्तों काटा जाता है, तो जैसे ही दोस्तों उसे दो भागों में अलग किया जाता है, तो वो दोस्तों छड़ व्हाइट कलर का आपका चमकने लगता है। तो वहीं दोस्तों ये उसमें चमक की बात कर रहा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। अगला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है ये है कठोरता के बारे में हम जानेंगे कि कठोरता क्या होता है। तो दोस्तों जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, तो उनमें से कुछ दबाना यानी कि संपीड़ित करना आपके लिए कठिन हो जाता है, और जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाता है। जैसे धातु की एक आप चाबी लीजिए, इनसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील या मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठों को आप खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को तो आसानी से दोस्तों खरोच देंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है लकड़ी, तो दोस्तों लकड़ी को भी आप थोड़ा खरोच दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, कील हो गया, इसे दोस्तों आप नहीं खरोच सकते हैं। और मोमबत्ती हो गया, चौक हो गया, ऐसे पदार्थों को आप खरोच सकते हैं। तो दोस्तों जब कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोचा जा सकता है दोस्तों, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। जबकि दोस्तों अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उसे कठोर पदार्थ कहलाता है। यानी दोस्तों जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो पदार्थ जो होते हैं वो कठोर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे कि रुई अथवा स्पंज जो होते हैं वो कोमल होते हैं, जबकि लकड़ी होता है दोस्तों ये आपका कठोर होता है। वहीं अगर हम बात करें तो दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धुती, कठोरता, और दोस्तों रुक्ष यानी कि खुरदरा अथवा चिकना होना। तो दोस्तों ये पदार्थ के कुछ गुण है, जैसे कि आपके चमक पदार्थों में रहता है। दोस्तों पदार्थ कहने का ये मतलब हो गया कि ये ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइड करके नहीं बताया गया है, सिर्फ यहाँ पर पदार्थ दे दिया। तो ये तीनों आपके मुख्य रूप से पदार्थ के गुण हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि पदार्थों के इसमें से आपके गुण जो है वो धुती हो सकती है, कठोरता हो सकती है, खुरदरा हो सकती है, अथवा चिकना हो सकता है। वहीं दोस्तों क्या आप अन्य गुणों के बारे में जो सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? दोस्तों यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का ऐसा है आपको गुण दिखाई देता है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे विलय अथवा अविलय क्या होते हैं। तो दोस्तों इसे क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया गया है कि जो विलय होते हैं दोस्तों या अविलय होते हैं ये क्या होते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्रियाकलाप 4 देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कुछ ठोस पदार्थ हैं, जैसे कि आपकी चीनी हो गया, नमक हो गया, चौक पाउडर हो गया, बालू अथवा रेत हो गया, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए, कांच के 5 गिलास लीजिए, और दोस्तों यहाँ पर आप प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग जल से भरिए, यानी कि 3 में से दोस्तों हर 2 भाग जल से भरा रहना चाहिए। और दोस्तों पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक अथवा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तुएं
चम्मच से दोस्तों बिलोड़ित कीजिए, यानी धीरे धीरे बिलोड़ित मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे उसे हिलाइए और कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा कीजिए और परीक्षण कीजिए कि आप पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जान जाइएगा कि विलय अथवा अविलय क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लुप्त में होता है या नहीं, यानी कि दोस्तों पानी में दोस्तों जो ये चीनी है ये विलय हुआ कि नहीं, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों को जल में मिश्रित करने पर क्या होता है। यहाँ पर कुछ पदार्थ के आपके नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि आपको नमक और दोस्तों चीनी, बालू, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा दोस्तों। वहीं दोस्तों जल में लुप्त हो जाता है अथवा नहीं इसमें, जैसे कि दोस्तों नमक में जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी आपका लुप्त हो जाएगा, बालू दोस्तों है ये लुप्त नहीं होगा, वहीं दोस्तों चौक जो पाउडर है ये धीरे धीरे करके ये भी लुप्त हो जाएगा, लकड़ी का बुरादा दोस्तों है ये भी आपका लुप्त नहीं होगा। तो दोस्तों आप यह पाएंगे कि कुछ जो पदार्थ थे वो जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा कुछ घुल गए, यानी कि उसमें विलीन हो गए। तो हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं, यानी कि दोस्तों जो पदार्थ जल में मिल गया दोस्तों वो पदार्थ क्या हो गया, वो विलय हो गया, यानी कि उसमें उसमें मिला गया। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, विलय मतलब दोस्तों उसमें मिला गया, यानी कि उसमें दोस्तों मिल गया। तो जो पदार्थ दोस्तों जल में मिल जाएगा उसे हम विलय कहते हैं। और दोस्तों अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर यानी दोस्तों हिलाने पर भी ये जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं, यानी कि दोस्तों ये जल में नहीं मिल पाते हैं। जैसे वहां पर ऊपर उदाहरण में आप देख सकते थे कि वहां पर दिया गया था दोस्तों, जैसे कि आपको बालू था दोस्तों और लकड़ी का दोस्तों बुरादा था, तो ऐसे वस्तुएं दोस्तों जल में नहीं मिलेगी। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप घर पर दोस्तों परीक्षण कर सकते हैं और करके आप दोस्तों बताइए कि क्या उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों चूंकि जल में बहुत सी पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसके महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे कि क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों कुछ द्रव भी होते हैं जो जल में विलीन हो गए या नहीं होंगे, ये आपकी क्रियाकलाप 5 के माध्यम से बताया गया है। दोस्तों सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने को आप एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर आपसे 4-5 चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, या आपके सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल कहने का अर्थात हुआ दोस्तों कि केरोसिन का तेल। और दोस्तों अन्य किसी द्रव के नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच का एक आप गिलास लीजिए और इसे आधा जल से भर दीजिए और जब इसे चम्मच भर कर कोई द्रव मिलाइएगा तो भली भांति बिलोड़ित कीजिए, यानी कि उसमें दोस्तों हिलाते रहिए उसमें डालकर और इसे 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जो है जल के साथ मिश्रित होता है या नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा है कि क्या जो दोस्तों द्रव होते हैं वो जल में विलीन होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए में दिया है दोस्तों कि कुछ द्रव जल में भारी भांति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। दो परीक्षण करके आपको बताया है कि ए में दोस्तों तो आपके जल भली भांति मिश्रित हो गए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका कलर जो है नीला हो चुका है ए का। और दोस्तों बी का जो आपका कलर है ये आपका दोस्तों ऊपर दोस्तों इसमें तेल डाला गया है, यानी कि तेल दोस्तों ये ऊपर आपका आ गया है और नीचे दोस्तों यहाँ पर पानी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आसानी पूर्वक दोस्तों इसमें विलय नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जो होते हैं जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक दोस्तों ये अलग परत बना लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तेल का दोस्तों परत है ये अलग हो गया है और जल का दोस्तों ये परत है ये अलग हो गया है, यानी ये आसानी से इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा परीक्षण आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समान द्रवों को जल में विलेयता के बारे में बताया गया है, जैसे कि सिरका हो गया तो यहाँ भली भांति ये मिश्रित हो सकता है, नींबू का रस भी आपका हो सकता है, सरसों का तेल जो होता है दोस्तों नहीं हो सकता है, नारियल का तेल दोस्तों भी नहीं होगा और केरोसिन का तेल भी आपका नहीं होगा। इन तीनों के दोस्तों परीक्षण आप करके देख लीजिएगा। दोस्तों ये क्यों नहीं परीक्षण होगा ये दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर में दोस्तों या इसी में दोस्तों ये समझाने का आपका प्रयास करेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर फिर बूझो जो है यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप
5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। तो दोस्तों जो पहेली है यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या जो गैस होते हैं वो जल में विलय होते हैं कि नहीं। दोस्तों पहले आपको ठोस समझा दिया कि ठोस जल में विलय होते हैं कि नहीं, फिर आपको द्रव समझाया। तो दोस्तों ठोस में भी आपको जो कुछ पदार्थ है जो विलय हो गए थे, दोस्तों द्रव में भी कुछ पदार्थ थे जो विलय हो गए थे और कुछ नहीं हुए थे। अगला दोस्तों हम लोग है जो ये देखेंगे कि गैस में कुछ पदार्थ विलय होते हैं, वो दोस्तों पदार्थ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ गैस जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। कौन सा ऐसा दोस्त गैस है जो जल में विलय है, आइए देखते हैं। तो सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में दोस्तों ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो ये ऑक्सीजन है दोस्तों ये जल में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जल का आप यदि आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों, इस क्लास में नहीं बताया गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे H2O हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर तो आपको हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो दोस्तों जो जल में मिला हुआ है ये आपका हाइड्रोजन भी मिला है और ऑक्सीजन भी मिला है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दोस्तों O2 ये आपका जल में विलय हुआ है दोस्तों। और दोस्तों कुछ मछली दोस्तों जैसे होती है वो दोस्तों आपकी गलफड़ से सांस लेती है दोस्तों। तो दोस्तों उन्हें जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो आपके जो जल में ये विलीन दोस्तों ऑक्सीजन होता है, इसी के माध्यम से दोस्तों वो अपना ऑक्सीजन ग्रहण करती है। लेकिन दोस्तों दो मछली ऐसी है जो जल में तो रहती है लेकिन दोस्तों सांस लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे कि दोस्तों एक हो गई आपका डॉल्फिन और दूसरी दोस्तों जो हो गई ये होगी हवेल। दोस्तों इन मछलियों को आप यदि गौर से देखे होंगे तो ऊपर यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है और दोस्तों ये मछली बाहर आती है और छिद्रों के दोस्तों द्वारा जो इनके अंदर जल चला जाता है उसे बाहर पहले निकालती है। फिर दोस्तों ये स्वच्छ ऑक्सीजन को भरकर फिर दोस्तों ये पानी के अंदर चली जाती है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो दोस्तों आप ऐसे एनिमेशन को आप वीडियो के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर हम बात करें तो वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जल में जो अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, वो क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं और जो जल के दोस्तों पृष्ठ पर आपके आकर तैरने लगे थे दोस्तों और अन्य डुबोकर गिलास की तल्ली में दोस्तों ये पहुंच गए थे। तो क्या आप यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। तो दोस्तों किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां अथवा कंकड़ आप इसे तालाब में फेंक देते हैं और शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डाल देते हैं, इन सब का क्या होता है। तो दोस्तों ये बूझो ये चाहता है कि आप इसे जल में तैरने वाले जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से आप ये उदाहरण को दोस्तों दे सकते हैं। और वहीं दोस्तों अन्य द्रव जैसे कि तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, यह हम देखने के लिए अब किस प्रकार का परीक्षण करेंगे। दोस्तों अगर हम अगला दोस्तों जो हमारा टॉपिक है ये है पारदर्शिता के बारे में दोस्तों, यहाँ पर ये समझाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि पारदर्शिता के बारे में किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा है। तो आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिप जाया करते थे। दोस्तों यदि आप बचपन में लुका छिपी का खेल खोले होंगे तो दोस्तों उसमें आप छिपते होंगे ताकि आप दूसरे को दोस्तों दिखाई ना दें। तो आप इन स्थानों को ही क्यों चुना था, क्या आपने इसके बारे में सोचा है। तो दोस्तों क्या आपने कभी शीशे की लकड़ी के पीछे छिपने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों नहीं छिपे हैं तो आखिर क्यों नहीं छिपे हैं, इसके बारे में आपने कभी उस समय सोचा था। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र जो था दोस्तों वो शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा कि उन दोस्तों पदार्थों के अथवा पता लगा लेगा दोस्तों कि कहाँ पर आप छिपे हो गए हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो शीशा होता है दोस्तों वो पारदर्शिता होता है, यानी पारदर्शी होता है, यानी कि इस पार से उस पार देख सकते हैं। इसीलिए दोस्त आप उस शीशे के पीछे छिपना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पदार्थों अथवा सामग्रियों यानी कि वस्तुओं जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम जीरो लेवल से दोस्तों आप ही के दोस्तों जो खेल खेले हैं उसी के द्वारा यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है। और कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों की ये उदाहरण है। जो कांच हो गया दोस्तों ये पारदर्शी होते हैं, जल भी पारदर्शी होता है, वायु भी पारदर्शी होता है और कुछ तो दोस्तों प्लास्टिक भी ऐसे आजकल आ गए हैं जो कि पारदर्शी होते हैं।
प्रायः दुकानदार जो होता है बिस्कुट, मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ के कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में ही रखना अधिक पसंद करता है, क्योंकि दोस्तों लोगों को द्वारा ये वस्तुएं अगर दिखाई देंगी तो दोस्तों वो देखकर इसे खरीदने में दोस्तों सहज महसूस करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि आप करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे चैनल पर करेंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बूझू जो है पारदर्शी वस्तुओं और अपारदर्शी वस्तुओं में दोस्तों विभेद करना चाहता है, यानी कि अंतर जानना चाहता है, और दोस्तों ये देखने का भी प्रयास करता है दोस्तों, ताकि खरीदार जो होते हैं इन चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं ये आपकी शीशे के दोस्तों आपके बर्तन में रखी गई है। अगर दोस्तों वहीं हम बात करें तो इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र में भीतर क्या रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों वो अपारदर्शित होते हैं। लकड़ी के गत्ता अथवा दोस्तों धातुएं जो होती है वो अपारदर्शी पदार्थों को उदाहरण है। तो क्या अब यह समझते हैं कि हम बिना किसी भांति के सभी पदार्थों या वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी से समूहित क्यों कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप 6 के माध्यम से आपको समझाने के यहाँ प्रयास कर रहा है दोस्तों कि कागज का एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण नोट कीजिए और कागज की शीट को दोस्तों 2 या 3 में दोस्तों बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे दोस्तों फैलाइए। तो दोस्तों कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखना है दोस्तों कि आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तुओं को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों कदापि ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत से स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उन्हें दोस्तों पारभासी कहा जाता है। यानी कि आप देख तो सकते हैं लेकिन आप पूरा क्लियर रूप से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों पारभासी वस्तु के उदाहरण है, जैसे आपका कागज हो गया। तो दोस्तों कागज पर लगे हुए उस तैलीय डब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों के लिए वसा के परीक्षण में करने में किया था। तो दोस्तों यदि आपको याद होगा, जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 में ही दोस्तों वसा का परीक्षण किए थे, तो आप यदि चैप्टर 2 दोस्तों नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले चैप्टर 2 पढ़ लीजिए। तो परीक्षण दोस्तों हम लोग उसमें किया था, तो वो भी दोस्तों प्रभासी ही था। तो क्या आप प्रभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच विचार कर सकते हैं। यदि सोच विचार दोस्तों यदि आप कर सकते हैं तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से आप उत्तर जरूर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अतः हम पदार्थों के अपारदर्शी अथवा पारदर्शी तथा प्रभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, और दोस्तों टर्च का स्विच ऑन करके हथेली दूसरे ओर परीक्षण कीजिए और यह जानना चाहती है कि क्या आपके हथेली अपारदर्शित हैं अथवा पारदर्शी हैं अथवा दोस्तों पारभासी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रव मिश्रित होने तथा भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों ये पहेली के जो द्वारा परीक्षण किया गया है, तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी दोस्तों जानकारी जरूर दीजिए कि यहाँ पर जो पहेली के द्वारा ये क्रियाकलाप किया गया है ये आपके अपारदर्शी है या पारदर्शी हैं या प्रभासी के ये उदाहरण जानना चाहती है। दोस्तों अगर वहीं हम बात करें तो हमें जो पदार्थों के आपके समूह में रखने की आवश्यकता जो होती है वो क्यों पड़ती है। तो दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उन्हें पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई दोस्तों पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकानों के एक कोने में रखता है, सभी साबुन को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज तथा दालों को भंडारित किसी अन्य स्थानों पर, क्योंकि दोस्तों उससे उस वस्तुओं को देने में सुविधा होगी, इसीलिए दोस्तों वस्तुओं को अलग अलग अपनी हिसाब से दोस्तों रख लेता है। दोस्तों इस प्रकार के समूहन के लाभप्रदायक होने तक एक दूसरा कारण ये भी है कि पदार्थ को इस प्रकार समूह में बांटकर उसके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न अथवा अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और भी अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द हैं जो कि आपके सामने आए हैं।
दोस्तों जैसे कि यहाँ पर शब्द है आपका कठोर, अबिल्लय, धूतिहीन, चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रक्ष या खुदरा, विलय, प्रभासी या दोस्तों पारदर्शी। दोस्तों यदि इन वर्डों के बारे में यदि आप पढ़ लिए हैं और यदि आपको लगता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो दोस्तों आप अपनी कॉपी या नोटबुक में इन पदार्थों को दोस्तों हेडिंग जानकारी से दोस्तों आप कम से कम दोस्तों 10 ले आप 15 दोस्तों या 20 दोस्तों शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आप इन शब्दों को लिखते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लिख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जानकारी दीजिए कि हाँ हम ऐसे शब्दों जो थे इनके बारे में हम बिना देखे हुए लिख दिए। नहीं तो यदि दोस्तों यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो लेवल 6 है उसे ही आप समझने में असमर्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए आप ये जो क्लास 6 का दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुक होती है या दोस्तों जो भी एनसीईआरटी की बुक होती है उसे दोस्तों आप हल्का में मत लीजिए, क्योंकि ये जो बुकों का दोस्तों जो शब्दों का चयन किया जाता है वो काफ़ी ही कठिन होता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो, यानी कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। इस दोस्तों यहाँ पर कुछ सारांश दिया गया है जो कि ऊपर की दोस्तों वस्तुएं के बारे में दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है। यदि आप चाहें तो यहाँ से अभ्यास प्रश्न आप देख सकते हैं और अपने करने का कोशिश कीजिए। सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स दिया गया और पदार्थों को अलग अलग पहचानने के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।